प्रेजेंटेशन दी। मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा वो आएँ ताकि हमें अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें जो मैंने कहनी थी वो दूसरे डीएस कह गए, तो अब मेरी प्रेजेंटेशन में रेपिटेशन ज़्यादा मिलेगी, बट जो सवाल से कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई थी उसको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। तो आज का जो सेशन है KPI क्या है? मैं वही इधर ही आ रहा हूँ। ये जो तीसरा सवाल हमारा जो आज का सेशन था ना, उसमें टोटली 4 सवाल थे। व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल चार्ट क्या है, फंक्शनल चार्ट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, और डिज़ाइन योर ओन डिपार्टमेंट KPI। तो बाकी सब ने तो अपने अपने डिपार्टमेंट की दे दी, तो मेरी प्रेजेंटेशन में फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट की KPI डाल दी HR की, ताकि वो सीक्वेंस भी मुकम्मल हो जाए और उसका जवाब भी आ जाए। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चार्ट है इस पर ज़्यादा मैंने स्ट्रेस इसलिए नहीं किया कि उसमें मकबूल की प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, और ये बिल्कुल छोटा सा माइनर सा इशू है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं है, बट सिर्फ समझाने की गर्ज से ताकि मेरा भी सवाल उसमें आ जाए। ये हमारा स्ट्रक्चर है, HR मैनेजर का है, ह्यूमन रिसोर्स है, टाइम ऑफिस है, ये हमारा रिपोर्टिंग लाइन है, इसको आप स्ट्रक्चरल चार्ट कहेंगे। फंक्शनल चार्ट ये होगा कि आपका काम क्या है, आपके काम के हवाले से जब आपका चार्ट बनेगा तो उसमें आपका डेजिग्नेशन नहीं बल्कि आपकी JD आ जाएगी। आपका डेजिग्नेशन नहीं मेंशन होगा बल्कि आपके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है उस काम की नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए जब चार्ट बनेगा तो उससे पहले फंक्शनल ये इस तरह का होगा। इससे पहले आप डेफिनेशन देख लें। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट ग्रुप्स एम्प्लॉइज़ टुगेदर according to the functions of their specific jobs within an organization, and at the same time it reflects the power structure within a company, कि आपने किसको कितनी पावर डेलीगेट की है काम से रिलेटेड। तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल चार्ट HR का। अब अगर आप इसमें अब इसी को ज़हन में रख लीजिएगा, टॉप पे HR मैनेजर है, फिर HR का ऑफिस है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेक्शन है, फिर टाइम ऑफिस का। तो अगर आप टॉप पे देख लें, जो अब ये जो HR का मैंने फंक्शनल चार्ट डिज़ाइन किया है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है कि HR डिपार्टमेंट कोई छोटा सा सेक्शन या पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में की रोल प्ले करता है, जो लेटेस्ट डेफिनेशन है HR फंक्शन की। तो उसमें जो HR मैनेजर का काम होगा वो फाइलिंग का काम नहीं होगा, वो तो नीचे उसका स्टाफ भी कर सकता है। उसका काम होगा जो एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है वो इस तरह से कायम रहे कि विन विन सिचुएशन हो, ना उसमें कोई लीगली प्रॉब्लम पैदा हो, ना उसमें कोई ग्रीवेंस पैदा हो, ना एम्प्लॉई के साथ ज़्यादती हो, ना मैनेजमेंट की तरफ कोई ज़्यादती हो कि आप एम्प्लॉई के बेनिफिट दे के एम्प्लॉई के रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और उसमें जो एक मेजर रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का, उसमें HR डिपार्टमेंट का रोल एक कंसल्टेंट का होता है कि वो एडवाइस करता है सीनियर मैनेजमेंट को कि HR से हट के जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं तो उस ग्रोथ में, उस डिज़ाइन में HR अपना इनपुट देता है कि अगर आप ये चेंजेस कर लें तो उसमें एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशनशिप पे बेहतरी आ सकती है। अब अगर हम आगे, जैसे दरमियान में आपने देखा ना HR का ऑफिस है, तो उसमें जो फंक्शनल चार्ट है, रिक्रूटमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग आ जाती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, और ट्रेनिंग साइड पे जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी सक्सेशन प्लानिंग थ्रू लीडरशिप डेवलपमेंट है, और इस तरफ आपका पेरोल टाइम ऑफिस से रिलेटेड वो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब इनमें से एक एक चीज़ अगर आप एक्सप्लेन करें तो ये अच्छा खासा एक आप देखेंगे रोल बनता है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है HR कॉन्सेप्ट्स की, उसमें HR डिपार्टमेंट का रोल हर डिपार्टमेंट को असिस्ट करना है, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर एक HR डिपार्टमेंट होता है। चीफ सिक्योरिटी की जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ ऑपरेशंस मैनेज करना नहीं है बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज करते हैं, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आगे डेलीगेट करते हैं अपने सेक्शन हेड्स को, तो वो इसलिए होती है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी आए। तो जिस तरह चीफ इंजीनियर हैं, रूम डिवीज़न है, ये सब लोग जब अपने एम्प्लॉई से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं तो एक तरह से ये HR मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब हर मामले में चूँकि ये डिपार्टमेंट सारे हैं ऑपरेशनल, तो ये ऑपरेशन छोड़ के अगर HR का काम करना शुरू कर दें तो फिर ऑपरेशन इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में HR का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाती हैं
जिसका काम दूसरे डिपार्टमेंट के काम में टांग अड़ाना नहीं होता, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है उसमें उसको असिस्ट करना होता है। तो एक तरह से एचआर डिपार्टमेंट जो है ये बाकी डिपार्टमेंट का एक सेक्शन ही आप समझ लें, ऑल्दो इसको सेपरेट करके सेपरेट डेलीगेशन अथॉरिटी दे देते हैं ताकि जो डिपार्टमेंटल अगर किसी के साथ ग्रीवेंसेस हैं तो ये चेक एंड बैलेंस का भी काम दे। ये ऑर्गेनाइजेशन का कि टॉप मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है एचआर डिपार्टमेंट, जो बाकी डिपार्टमेंट के साथ असिस्टेंस का रोल प्ले करते हुए ऑपरेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसी तरह से ये साथ साथ सीनियर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए बाज़ का डिफरेंट डिपार्टमेंट पे चेक एंड बैलेंस भी रखता है। तो फंक्शन में जब आप जाएंगे फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एचआर की, तो अब यहाँ पे KPIs का आ जाएगा आपका ये आपकी एचआर डिपार्टमेंट की KPIs हो जाएंगी। इसमें आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अब बाकी डिपार्टमेंट का अगर आप देखें तो अगर रूम डिवीज़न कहते हैं कि KPI हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, तो इससे मुराद क्या होगा? सिर्फ रूम डिवीज़न की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आप फूड एंड बेवरेजेस में चले जाएं तो उसमें जब वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इट मींस जस्ट फूड एंड बेवरेज। मगर जब आप HR में आ जाते हैं तो इससे मुराद HR स्टाफ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं होती, इससे मुराद ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। अगर इंजीनियरिंग में कहीं पे परफॉर्मेंस का इशू है और वो डिपार्टमेंट हेड अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको सॉल्व करे और HR उसको इग्नोर कर दे, तो ये टेक्निकली HR की गलती है, क्योंकि उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं, जो इसकी टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट हेड से बात करके वो परफॉर्मेंस इश्यूज रिजॉल्व करे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ जितने लफ्ज़ आ रहे हैं ये HR की जो इसकी मीनिंग है, ये HR का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये उसके अंदर नहीं है, उससे बाहर फैले हुए हैं। इस तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो इससे मुराद सिर्फ मकबूल का सेक्शन नहीं है, इससे मुराद पूरे क्लब का ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉई को डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि वहाँ की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। HR प्लानिंग और रिक्रूटमेंट है, और ज़ाहिर HR प्लानिंग और रिक्रूटमेंट में सिर्फ हम अपना स्टाफ हायर नहीं करते बल्कि आप सबका स्टाफ हायर करने के लिए थोड़ा प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़ हैं, मेडिकल के हैं, आपके F&B के टेस्ट हैं, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं, और एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स हैं, और ये ऊपर जो सीनियर मैनेजमेंट के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो पार्टनरशिप का रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है, जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क होता है या जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं, वो है HR डिपार्टमेंट एज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। HR का काम ही आपको असिस्ट करना है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, हम ऑपरेशन में असिस्ट नहीं करते, इसलिए कि ऑपरेशन में तो आप लोग एक्सपर्ट है ना। F&B मैनेजर का काम जो ऑपरेशंस का है वो HR डिपार्टमेंट ने नहीं करना, क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है। जो इंजीनियरिंग का फंक्शन है इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑपरेशनल, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके टेक्निकल नहीं हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऑपरेशनल मामलात में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन सफ़र हो, तो कोई ऐसा मामला वहाँ पे फिर हम आपको आगे आके असिस्ट करते हैं। इसलिए आपके यहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप फर्दर इंक्वायरी के लिए HR के पास भेज देते हैं, या कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आती है तो HR को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारा काम आपको असिस्ट करना इस सेंस में होता है कि आप अपना ऑपरेशन छोड़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी फोकस और एफर्ट्स स्पेंड करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ने HR डिपार्टमेंट को दे दी है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे लेकर आपकी इजाज़त से, तो वो आपका रोल प्ले करता है। तो जब मैं एज एन HR मैनेजर इंजीनियरिंग का या F&B के किसी वेटर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो एट दैट टाइम मैं HR मैनेजर, देखने में तो HR मैनेजर हूँ, बट मैं उस फंक्शन में, उस रोल में उस वक्त F&B मैनेजर का रोल प्ले कर रहा होता हूँ। और फिर मैं F&B मैनेजर के साथ मिल के कि आपके SOPs क्या हैं, कहीं SOP की खिलाफ वर्जी हुई है तो मैं F&B मैनेजर से बात करके पूछता हूँ कि किस नौइयत की खिलाफ वर्जी है। तो उस वक्त मैं डिपार्टमेंट हेड, एम्प्लॉई और सीनियर मैनेजर, इन तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का रोल प्ले कर रहा हूँ। और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही इंक्वायरी में कभी मैं F&B मैनेजर बनाऊँगा, कभी मैं सेक्रेटरी ऑफिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कभी मैं HR मैनेजर बन के एक ही इंक्वायरी को हैंडल कर रहा हूँ। तो एक ही वक्त में मुख्तलिफ पर्सनैलिटी का, यूँ कह लीजिए कि लिबादा ओढ़ के मैं उस इश्यूज़ को हैंडल कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है हमारा KPI का है कि
अगर एचआर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं कर सकता विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट हेड, बिटवीन डिपार्टमेंट हेड टू डिपार्टमेंट हेड, या मैनेजमेंट का किसी मखसूस लॉबी के साथ, तो वहाँ एचआर मैनेजर का या एचआर डिपार्टमेंट का रोल सिर्फ फाइलें प्रोटेक्ट करके, फाइलें फिल करके, तो क्लैरिकल रोल रह जाता है वहाँ पे। फिर यानी इस पर्पज़ के लिए कोई एचआर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं करता, और ना इस पर्पज़ के लिए आपको किसी एचआर मैनेजर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काम 2 क्लर्क रख लें तो वो ये काम कर सकते हैं। बट एचआर डिपार्टमेंट रखने के बाद एचआर मैनेजर रखने का पर्पज़ ये होता है कि वो डे टू डे बेसिस के ऊपर एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को असिस्ट इस तरह से कर रहा होता है कि जहाँ मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट के इश्यूज़ में इन्वॉल्व होती है, खा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, खा वो विजन डेवलपमेंट हो, खा वो डायरेक्शन सेट करना हो, खा वो सोशल क्राइसिस में ऑर्गेनाइजेशन को बचा के संभाल के लेके जाना हो। तो अगर उसका जो फोकस है वो ऊपर की बजाय नीचे हो जाए, हम में इन्वॉल्व हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है बिल्कुल इस तरह ही है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं तो कैप्टन कॉकपिट छोड़ के पीछे स्टाफ के साथ आके गेस्ट सर्विस में बिज़ी हो जाए मुसाफिरों की, तो फिर जहाज़ का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो वहाँ पे जो पीछे वाला स्टाफ है उसकी काबिलियत जो है वो असिस्ट करती है पायलट को कि वो अपने जहाज़ की डायरेक्शन को भी सेट रखे और मुसाफिरों को सेफ्टी के साथ मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। तो कैप्टन का फोकस, कैप्टन का सेटिस्फैक्शन, कैप्टन का कॉन्फिडेंस ये डिपेंड करता है कि उसकी टीम के लोग कैसे हैं, और उसमें टीम के जहाँ हर डिपार्टमेंट अपना अपना रोल प्ले करता है। तो हमारा काम सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का नहीं, अगर हम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में रह जाएं तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि हम डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निकली और ऑपरेशनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑपरेशनली उसका हिस्सा नहीं रह सकते। हम फिर सिर्फ अपनी सैलरीज़ को जस्टिफाई कर रहे होंगे, मगर जिस पर्पज़ के लिए हमें रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्पज़ बिल्कुल पूरा नहीं होगा। तो ये हमारे डिपार्टमेंट की KPI हैं। और जो चीज़ मैं सोच रहा था बताऊंगा, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चार्ट में, उसमें मकबूल ने बड़ी खूबसूरती से सारा इसको कंक्लूड कर दिया है। सादा सी ज़ुबान में अगर आपने याद रखना हो तो फंक्शनल चार्ट ऑपरेशनल चार्ट्स होते हैं और स्ट्रक्चरल चार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ट होते हैं, बस सिंपल। स्ट्रक्चरल चार्ट आपकी रिपोर्टिंग लाइन को डिफ़ाइन करते हैं, और फंक्शनल चार्ट जो होता है वो आपके काम की नौइयत को, कि किसको क्या काम डेलीगेट हुआ है, कौन सा आदमी किस काम के लिए अपॉइंट हुआ है, बस उस काम को इंडिकेट करते हैं। स्ट्रक्चरल चार्ट आपके डेजिग्नेशन को बयान करते हैं, और फंक्शनल चार्ट जो होते हैं वो डेजिग्नेशन की जो तफसीलात हैं, किसने करना क्या है इस पोजीशन पे आके, जॉब डिस्क्रिप्शन में। मगर जॉब टाइटल जो है वो स्ट्रक्चरल चार्ट में आएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन वो आपकी फंक्शनल चार्ट में आएगी। बस ये आप जेन में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा है।